नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर पॉडकास्ट एम्स डॉक टॉक्स। मैं हूं डॉक्टर विकास टाका, सीनियर रेजिडेंट इन डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री एट एम्स जोधपुर। आज हम बात करेंगे एक सीजनल बीमारी या एक मौसमी बीमारी के बारे में, जिसके अभी पेशेंट्स हॉस्पिटल्स में काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ इस बीमारी का जो सीजन है वो दिवाली के आसपास कहीं ना कहीं काफ़ी पीक पे रहता है। अब मैं बात कर रहा हूँ डेंगू के बारे में। आज डेंगू के बारे में डिटेल में बात करने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर राकेश जी। डॉक्टर राकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आज हम डॉक्टर राकेश से बात करेंगे कि डेंगू क्या होता है, डेंगू के लक्षण क्या क्या होते हैं, डेंगू के डेंजर साइन क्या क्या होते हैं, डेंगू के कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होते हैं, साथ ही साथ डेंगू के बारे में क्या क्या भ्रांतियाँ हैं, डेंगू की जो जाँचें हैं जैसे CBC है या प्लेटलेट काउंट है वो कब कब करवानी चाहिए, इसके साथ साथ ही डेंगू के मैनेजमेंट या डेंगू से कैसे बचा जा सकता है, इन सब के बारे में आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो डॉक्टर राकेश, सबसे पहले ये बताएं कि डेंगू क्या होता है, डेंगू का कारण क्या होता है। देखिए, डेंगू भी एक वायरल इलनेस ही है और ये डेंगू वायरस से होता है। डेंगू वायरस मूलतः 4 प्रकार के होते हैं: डेंगू 1, डेंगू 2, डेंगू 3 और डेंगू 4। वैसे तो डेंगू का इन्फेक्शन आपको कभी भी हो सकता है साल में, लेकिन ज़्यादातर केस इसके अक्टूबर-नवंबर के महीने में देखने को मिलता है। डॉक्टर राकेश ये बताएं कि डेंगू में क्या क्या लक्षण आते हैं या ऐसे कौन कौन से सिम्टम है जो डेंगू के पेशेंट में मिल सकते हैं। देखिए, डेंगू के लक्षणों की बात करें तो उनको हम 3 फेज़ में डिवाइड कर सकते हैं। पहला फिब्राइल फेज़ होता है, फिर क्रिटिकल फेज़ होता है और फिर लास्ट में रिकवरी फेज़ होता है। तो जैसे नाम से पता लग रहा है, फिब्राइल फेज़ में पेशेंट को हाई ग्रेड फीवर आता है। फिब्राइल फेज़ 4 से 7 दिन तक कंटिन्यू रह सकता है। इसका मतलब मरीज को 4 से 7 दिन तक तेज़ बुखार आ सकता है। आमतौर पर शुरू के 3-4 दिन तेज़ बुखार आता है। फिब्राइल फेज़ में बुखार के अलावा भी कुछ और लक्षण आते हैं जो बहुत कॉमन है, जैसे कि सर दर्द होना, आंखों के पीछे दर्द होना, बदन दर्द होना या फिर जोड़ों का दर्द होना। इसके अलावा कुछ मरीजों में गला खराब रहना, सूखी खांसी होना, दस्त लगना, पेट दुखना, ऐसे लक्षण भी देखने को मिल सकते हैं। फिब्राइल फेज़ के बाद दूसरा फेज़ होता है क्रिटिकल फेज़। जैसे नाम से पता लग रहा है क्रिटिकल फेज़, तो इसके अंदर डेंगू के ज़्यादा गंभीर लक्षण देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि BP का गिरना या फिर सांस लेने में दिक्कत आना, बहुत बार बार उल्टियाँ होना। ये सब लक्षण क्रिटिकल फेज़ में दिख सकते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि क्रिटिकल फेज़ बहुत ही कम लोगों में देखने को मिलता है। बहुत कम परसेंटेज लोगों में क्रिटिकल फेज़ देखने को मिलता है। ये आमतौर पर उन लोगों में देखने को मिलता है जिनमें पहले भी डेंगू का इन्फेक्शन हुआ है। खास करके पिछले 1.5 से 2 साल के बीच में अगर उनको डेंगू का इन्फेक्शन हुआ है तो चांसेस है कि उनके अंदर क्रिटिकल फेज़ देखने को मिले। या फिर जिन लोगों में मोटापे की शिकायत है, या प्रेग्नेंट लेडीज़ है, या फिर जिनको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, कहने का मतलब है पहले से उनको कोई लंबी बीमारी चल रही है, उन लोगों को अगर डेंगू का इन्फेक्शन होता है तो उसमें क्रिटिकल फेज़ देखने को मिल सकता है। तीसरा और आखिरी फेज़ इसमें रिकवरी फेज़ होता है। रिकवरी फेज़ में आमतौर पर जितने भी लक्षण थे वो सारे धीरे धीरे रिजोल्व होना चालू हो जाते हैं। कहने का मतलब है पेशेंट को अच्छा महसूस होना चालू हो जाता है, बुखार उतर जाता है, भूख लगना चालू हो जाती है, कमज़ोरी थोड़ी कम हो जाती है और ओवरऑल स्टेटस भी पेशेंट का इंप्रूव होने लगता है। दोस्तों, हम लोगों ने अभी जाना कि क्रिटिकल फेज़ है वो बहुत ही कम लोगों में देखने को मिलता है। तो जो लोग पहले से रिस्क फैक्टर हैं, जिनमें जैसे जिनको कोई गंभीर बीमारी है या जिनको पहले डेंगू का इन्फेक्शन हुआ है, उन लोगों को ज़्यादा सावधानी बरतने की, उनको मेडिकल एडवाइस टाइमली ले लेनी चाहिए, क्योंकि ये उनके लिए कई बार डेंजरस भी हो सकता है। डॉक्टर राकेश, फिर मरीज कैसे पता लगाएं कि उनको गंभीर डेंगू है या ऐसे नॉर्मल डेंगू है जिसमें ज़्यादा अपने को इंटरवेंशन की कोई नीड नहीं होती। कौन कौन से गंभीर सिम्टम्स हैं जिन अगर वो प्रेजेंट हो मरीज में तो उनको तुरंत मेडिकल एडवाइस लेनी चाहिए। देखिए, इसके लिए आपको WHO 2009 क्लासिफिकेशन को समझना पड़ेगा, जिसमें आम भाषा में अगर मैं बताऊं तो डेंगू को 3 तरीके से डिवाइड करते हैं: डेंगू विद वार्निंग साइंस, डेंगू विदाउट वार्निंग साइंस और सीवियर डेंगू। डेंगू विद वार्निंग साइंस की अगर हम बात करें कि जहाँ पे मरीज में कुछ वार्निंग साइंस देखने को मिलेंगे, ये साइंस सिम्टम्स जब भी देखने को मिले तो तुरंत मरीज को चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए। वार्निंग साइंस में अगर मैं बात करूँ तो बार बार उल्टियाँ होना, पेट का फूल जाना, सांस लेने में दिक्कत आना, बहुत तेज़ पेट दर्द करना या बहुत ज़्यादा कमज़ोरी का आ जाना, जिसकी वजह से मरीज अपने दिनचर्या के काम भी नहीं कर पा रहा हो, इनको अपन वार्निंग साइंस मानते हैं। इनमें मरीज को तुरंत चिकित्सक के पास जाना चाहिए। डेंगू विदाउट वार्निंग साइंस की अगर मैं बात करूं, जो ज़्यादातर मरीजों में देखने को मिलता है कि उनमें सिर्फ आमतौर पर बुखार ही देखने को मिलता है। तेज़ बुखार, शरीर में दर्द, जोड़ों में दर्द, स्किन पे रैश होना, ये वार्निंग साइंस नहीं होते, ये नॉर्मल डेंगू के लक्षण होते हैं। इनमें ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं होती है। तीसरा, सीवियर डेंगू। सीवियर डेंगू जैसे नाम से पता लगा है, सीवियर इन्फेक्शन होगा। इसका मतलब इसमें मरीज का BP गिर सकता है, सांस लेने में दिक्कत आ सकती है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है
और भी कोई ऑर्गन फेलियर हो सकता है, जैसे कि आपका गुर्दा फेल हो सकता है, लीवर फेल हो सकता है। इसको हम सीवियर डेंगू बोलते हैं। दोस्तों, जिन पेशेंट्स में भी डेंगू के डेंजर साइन है या जिनमें सीवियर डेंगू के कोई भी सिम्टम है, तो उन पेशेंट्स को तुरंत मेडिकल एडवाइस लेनी चाहिए। अगर डॉक्टर आपको एडमिट होने की सलाह देता है तो आपको तुरंत एडमिट होना चाहिए। इन सिम्टम्स को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन सिम्टम्स के कारण आपकी कई बार जान जाने के चांसेस भी होते हैं। डॉक्टर राकेश जी बताएं कि डेंगू के कारण क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं एक मरीज में। देखिए, जिन लोगों में, जैसे हमने बात की सीवियर डेंगू जिन लोगों में होता है, उन लोगों में कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है। ये कॉम्प्लिकेशंस जैसे कि बेहोशी आना, ताड़ आना, हार्ट फेल होना, या फिर लीवर का फेल हो जाना जिससे पीलिया होना, गुर्दे का फेल हो जाना जिससे डायलिसिस की जरूरत पड़ना, और कुछ पेशेंट्स में जान भी जा सकती है। डॉक्टर राकेश जी बताएं कि डेंगू का डायग्नोसिस कैसे किया जाता है, डेंगू में कौन कौन सी जांचें करवाई जाती है और कौन कौन सी जांचों से मॉनिटरिंग की जाती है कि अपना डेंगू ठीक हो रहा है या वर्सन तो नहीं हो रहा। देखिए, सबसे पहले तो मरीज़ को ये ध्यान में रखना होता है कि जब डेंगू का सीज़न चल रहा है, आसपास में मोहल्ले में जब डेंगू के पेशेंट्स आ रहे हैं, तो उस टाइम पे अगर आपको तेज़ बुखार आ रहा है, शरीर दर्द कर रहा है, जोड़ों में दर्द, बदन दर्द, सर दर्द हो रहा है, तो आपको डॉक्टर को दिखाना है। हम लोग कुछ जाँचें करवाते हैं, जैसे कि डेंगू NS1 एंटीजन है, IgM एंटीबॉडी लेवल्स हैं, ये करवाते हैं। ये जाँचें जिन लोगों में पॉजिटिव होती है, चांसेस है कि उनको डेंगू की शिकायत है। इसके अलावा हम एक CBC कराते हैं जिसमें प्लेटलेट काउंट देखते हैं पेशेंट का, और एक लीवर की जांच कराते हैं, LFT जिसको हम बोलते हैं। तो आप हमें ये बताइए कि जो प्लेटलेट की जो जांच करवाते हैं अपन, या टोटल प्लेटलेट काउंट करवाते हैं, वो किस किस इंटरवल पे करवानी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स को लेके कन्फ्यूजन होता है कि प्लेटलेट की जांच है जो लगातार करवाएं या एक दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़ के करवाएं, तो इसके बारे में थोड़ी क्लियरिटी दें। देखिए, डेंगू इन्फेक्शन में प्लेटलेट का कम होना बहुत ही आम बात है, इससे बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। रोज़ रोज़ आपको प्लेटलेट भी चेक नहीं करवाते। जिन पेशेंट्स का प्लेटलेट काउंट बहुत जल्दी फॉल हो रहा है, या फिर जिनका प्लेटलेट काउंट 50,000 से कम है, इससे अगर ऊपर किसी का प्लेटलेट काउंट है या फिर बहुत धीरे प्लेटलेट काउंट कम हो रहा है, तो हम एक दिन छोड़ के, एक दिन या फिर 2 दिन छोड़ के भी CBC की जाँच करवा सकते हैं। डॉक्टर राकेश, डेंगू के मरीजों का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है? डेंगू के वो मरीज जिनमें ज़्यादा कोई सीवियर सिम्टम नहीं है और जो घर पे ही ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उनको कौन कौन से मेडिसिन लेनी चाहिए, उनको अपने खान पान में क्या क्या चेंजेस करनी चाहिए और किन किन सिम्टम्स को उसको वॉच करना चाहिए कि उनको एडमिशन की नीड हो सकती है? देखिए, डेंगू का इलाज जो है वो डिपेंड करता है कि आपको डेंगू की सीवियरिटी कितनी है। जैसे कि हमने बात की वार्निंग साइंस की, कि अगर आप पे वार्निंग साइंस हैं तो आपको अस्पताल में भर्ती होना पड़ेगा। अगर आपको वार्निंग साइंस नहीं है तो आप घर पे रह के भी डेंगू का इलाज ले सकते हैं। जब आप घर पे रहते हैं तो आपको कुछ चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है। एक तो वार्निंग साइंस, जैसा कि मैंने आपको बताया पहले भी, उनमें से जब भी आपको कोई वार्निंग साइन दिखे, आपको तुरंत अस्पताल में भर्ती होना है। दूसरा, आप अच्छे से खा पी पा रहे हैं क्या, क्योंकि डेंगू का जो मेन इलाज है वो प्रॉपर हाइड्रेशन ही है। अगर आप घर पे अच्छे से पानी पी पा रहे हैं, आपको बार बार उल्टियाँ नहीं हो रही हैं, तो घर पे रह के भी आप पर्याप्त मात्रा में अगर पानी पीते हैं, 3 से 4 लीटर अगर आप लिक्विड लेते हैं पूरे दिन भर में, तो आप इजीली रिकवर कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरी जो समस्या होती है वो रहता है शरीर में दर्द और बुखार। तेज़ बुखार के लिए आप सिंपल सा पैरासीटामोल टैबलेट यूज़ कर सकते हैं। इसमें बस एक ही ध्यान रखना होता है कि दर्द के लिए बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ भी आती हैं जिनमें एनसेड्स होते हैं। एनसेड्स लाइक डाइक्लोफिनेक, आइबुप्रोफेन, ऐसी दवाइयों को आपको अवॉइड करना है, क्योंकि इनसे आपके प्लेटलेट का फंक्शन कम होता है। एक तो पहले से आपके प्लेटलेट कम है डेंगू में, ऊपर से अगर उनका फंक्शन भी कम होगा तो ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ेंगे। तो जब आप घर पे इलाज ले रहे हैं डेंगू का, आपके अंदर वार्निंग साइंस नहीं है, तो पर्याप्त मात्रा में पानी पिए और बुखार की गोली खाएं। तो हमें ये बताएं कि डेंगू में कौन कौन से पेशेंट्स को एडमिट किया जाता है और जो पेशेंट एडमिट किए जाते हैं उनमें क्या क्या इलाज दिया जाता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा और हमारी ऑडियंस को भी ये बताना चाहूँगा कि डेंगू के सारे मरीजों को अस्पताल में भर्ती होने की ज़रूरत नहीं होती है। हम आमतौर पर उन्हीं मरीजों को भर्ती करते हैं जिनमें वार्निंग साइंस दिखते हैं, या फिर जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है, जिनको डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन या फिर कोई दिल की बीमारी है, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, या फिर जो बच्चा 1 साल से छोटा है। ऐसे मरीजों में सीवियर डेंगू होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो इनको हम अस्पताल में भर्ती करते हैं। भर्ती करने के बाद हम ध्यान रखते हैं कि उनका हाइड्रेशन अच्छे से मेंटेन रहे। इसके लिए हमें बहुत सारे मरीजों में IV फ्लूइड्स भी देने पड़ते हैं। जो लोग अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं उनमें भी हम कोई स्पेसिफिक इलाज नहीं करते, उनमें हम ध्यान रखते हैं कि वो प्रॉपरली हाइड्रेटेड रहें, उनका बुखार ना चढ़े और उनमें प्लेटलेट काउंट गिरे ना। तो हम प्लेटलेट मॉनिटरिंग करते हैं, लीवर की जाँचें और गुर्दे की जाँचें करते हैं कि वहाँ पर कोई ऑर्गन फेलियर ना हो रहा हो। तो हमें ये बताएं कि RDP, SDP ये क्या क्या होते हैं और ये कब कब पेशेंट्स को दी जाती हैं? देखिए, SDP और RDP भी प्लेटलेट के 2 प्रकार हैं। SDP आमतौर पर 1 यूनिट अगर आपको SDP मिलता है तो 30 से 40 हज़ार प्लेटलेट बढ़ने के चांस रहते हैं। वहीं अगर आप 1 यूनिट RDP चढ़ाते हैं तो 5 से 6 हज़ार प्लेटलेट बढ़ने के चांस रहते हैं। सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि डेंगू के जो मरीज़ होते हैं उनमें जिनमें प्लेटलेट्स कम है, उन सभी मरीजों में प्लेटलेट चढ़ाने की ज़रूरत नहीं होती है। प्लेटलेट चढ़ाने की ज़रूरत इसलिए नहीं होती है क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि जो प्लेटलेट पेशेंट के शरीर में कम हो रही हैं
वो इसलिए कम हो रही है क्योंकि इन्फेक्शन के कारण वो प्लेटेट टूट रही हैं। तो अगर आप बाहर से भी प्लेटेट चढ़ाएंगे और उस पेशेंट को डेंगू का इन्फेक्शन है उस टाइम पे, तो वो प्लेटेट भी टूटेंगी। तो जब तक पेशेंट एक्टिवली ब्लीड नहीं कर रहा है कहीं से, लैट्रिन के रास्ते से खून आना, पेशाब के रास्ते से खून आना, या फिर नक्सीर आना जो कि रुक ही नहीं रही है, और उनके प्लेटेट काउंट अगर 10,000 से कम है, तो ऐसे मरीजों में प्लेटेट चढ़ाने की आवश्यकता होती है। तो डॉक्टर राकेश, आपने बताया कि डेंगू के मैक्सिमम जो केसेस होते हैं वो अक्टूबर और नवंबर के महीने में आते हैं। तो इस टाइम पे अपन क्या क्या सावधानियां बरत सकते हैं जिससे कि डेंगू होने के चांसेस कम रहें? अपने घर पे क्या सावधानियां बरत सकते हैं और घर से बाहर जाते हैं तब क्या क्या सावधानियां बरत सकते हैं? देखिए, इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि डेंगू का इन्फेक्शन कैसे फैलता है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि डेंगू का इन्फेक्शन जो होता है वो मॉस्किटो से फैलता है, मच्छर के काटने से फैलता है। इस मच्छर को हम एडिस इजिप्टाई मॉस्किटो बोलते हैं। इस मच्छर की कुछ खास बातें होती हैं, जैसे कि ये मच्छर साफ पानी में पनपता है। जहाँ पे भी पानी इकट्ठा हुआ है घर के पास में, जैसे गमला है, जैसे कोई टायर है, जैसे छत पे है, तो जहाँ पे भी पानी इकट्ठा है वहाँ पे इस मच्छर के ग्रोथ करने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। दूसरा, ये मच्छर वैसे तो दिन के किसी भी टाइम पे आपको काट सकता है, लेकिन इसकी जो मैक्सिमम एक्टिविटी होती है, कहने का मतलब है कि जो सबसे ज़्यादा चांस है जब ये सबसे ज़्यादा लोगों को काटता है वो होता है जब सुबह दिन निकलता है और जब शाम को दिन छिपता है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि आपके घर के आसपास या घर के अंदर, छत के ऊपर कहीं पे भी पानी इकट्ठा ना रहे। दूसरा, आप अपने घर की खिड़कियां और दरवाजे बंद रखें, खास करके शाम के टाइम पे और सुबह सुबह के टाइम पे। इसके साथ आप जो मॉस्किटो को एंटी मॉस्किटो कोइल्स होती हैं उनका यूज़ कर सकते हैं। एंटी मॉस्किटो जो रिपेलेंट्स होते हैं, कुछ क्रीम्स होते हैं, उनको लगा सकते हैं। मॉस्किटो नेट्स यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके घर में कोई एक डेंगू का मरीज़ है तो चांसेस है कि डेंगू का मच्छर उस मरीज़ को काट के घर के बाकी सदस्य को भी काट सकता है। तो इस तरीके से डेंगू घर के एक मेंबर से दूसरे मेंबर में भी फैल सकता है। आपको ध्यान रखना है कि जो डेंगू का पेशेंट घर पे है, जो घर पे इलाज ले रहे हैं, वो मॉस्किटो नेट या फिर मच्छरदानी का नियमित तौर पर इस्तेमाल करें, मॉस्किटो रिपेलेंट्स का इस्तेमाल करें, ताकि उनसे दूसरे लोगों में डेंगू ना फैले। दोस्तों, आज हम लोगों ने जाना कि डेंगू क्या होता है, डेंगू के क्या क्या लक्षण होते हैं, डेंगू के कौन कौन से डेंजर साइन है, कौन कौन से वार्निंग साइन है, डेंगू में एडमिशन की कब नीड होती है, डेंगू का मैनेजमेंट क्या होता है, डेंगू के लिए क्या क्या प्रिवेंशन किया जा सकता है। हमें एक बेसिक पॉइंट ध्यान रखना चाहिए कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो हमें जितना पॉसिबल हो अक्टूबर और नवंबर के महीने में प्रिवेंटिव मेजर यूज़ करने चाहिए, जैसे मच्छरदानी का यूज़ करें, मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम्स होते हैं उनका यूज़ करें। इसके साथ साथ ही आप बाहर घूमें तब जैसे बनियान में, टी शर्ट्स में या जो शॉर्ट्स पहनते हैं उनको अवॉइड करें। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। थैंक यू सो मच डॉक्टर राकेश। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में एक नई हेल्थ कंडीशन के साथ। धन्यवाद।